हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट सेशन में इसका सिलेबस एनालिसिस किया था और देखा था कि पूरे इस चैप्टर अर्थात की पूरी सीरीज में हमें क्या क्या पढ़ना है। वन बाय वन दोस्तों हमने 5 यूनिट का उसके अंतर्गत जो है देखने का प्रयास किया था और समझा था कि क्या क्या हमें इस पूरे सेशन में पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है, हमारे सिलेबस एनालिसिस के सेशन को नहीं देखा है, तो एक बार आप वहां जाकर के उसको देख लीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा कि आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी कि आपको पूरे सीरीज के अंदर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इसके अनुसार दोस्तों इसी के आधार पर आज का हमारा सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है और यहाँ से हम अपनी क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिए सेशन के एंड तक और शुरुआत करते हैं अपने सेशन को दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जो भी मित्र इस सेशन पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ दोस्तों इसको शेयर करते रहिए। और दोस्तों, सभी सेशन जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं वो सभी की यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हैं और साथ साथ में चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं दोस्तों। वहां पर सभी क्लासेस की एक सीरीज वाइज अर्थात सब्जेक्ट वाइज वहां पर जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा आप सभी को पता ही है दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपके डाउट क्लियर के लिए व्हाट्सएप और कॉलिंग की सुविधा दी जाती है और साथ ही साथ में नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप लोधई क्लासेस नाम से आप ग्रुप को सर्च करेंगे तो वहां पर एक लोधई क्लासेस का ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सभी पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स सभी वहां पर अवेलेबल करा दिए गए हैं दोस्तों, तो वो सब आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ अपने आज के सेशन की दोस्तों, जिसमें हम आज शुरुआत करेंगे हमारी यूनिट प्रथम से। प्रथम यूनिट में हमने दोस्तों जब सिलेबस एनालाइज किया था तो देखा था कि हमें इसके पूरे सेशन में अर्थात पूरे चैप्टर में हमें 3 यूनिट, पूरी एक यूनिट के अंदर हमें 3 चैप्टरों को पढ़ना है। उस प्रथम चैप्टर में दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास। कहने का अर्थ है कि भारत में दोस्तों जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे या अन्य विभिन्न आंदोलन हुए थे, क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, क्या उनके पीछे तात्कालिक कारण रहा होगा जिस कारण से आंदोलन हुआ, और क्या कारण था कि ब्रिटिश काल में ही ये आंदोलन हुए दोस्तों। इस प्रकार के आंदोलन प्राचीन काल या मध्यकाल में देखने को क्यों नहीं मिले, और इसके अलावा क्या ये इस प्रकार के आंदोलन सिर्फ भारत में ही घटित हुए थे, क्या विश्व के किसी अन्य देश में, अन्य महाद्वीप पर क्या इस प्रकार के कोई आंदोलन हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, इसके बारे में एक समग्र चर्चा हमारे आज के सेशन में होने जा रही है। उसके बाद में सेकंड हमारा जो होगा वो दोस्तों भारतीय संविधान पर होगा और यहाँ से अर्थात सेकंड चैप्टर से हमारा भारतीय संविधान स्टार्ट हो जाएगा, जो लगभग किसी न किसी रूप में दोस्तों 5वीं यूनिट तक आपके साथ में भारतीय संविधान बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ अपने आज के सेशन की दोस्तों। आज के अपने इस सेशन के अंदर दोस्तों ये जो सीरीज है, हमारी जो चैप्टर है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरे सेशन के अंदर हमें क्या क्या देखना है दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है, आंदोलन का इतिहास, इसके अलावा भारतीय संविधान का विकास स्रोत, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के प्रमुख विशेषताएं इसके अंदर हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस चैप्टर में जो आज का सेशन है दोस्तों, इस सेशन में हमारी जो पूरी सीरीज होने वाली है, इसमें पूरे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थात कि जो हमारी यूनिट प्रथम का प्रथम टॉपिक जो है दोस्तों, उस प्रथम टॉपिक में टॉपिक नंबर 1 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का संक्षिप्त इतिहास वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों एक नजर इस पर डाल लीजिए। काफी लंबा एक सिलेबस है दोस्तों, काफी ज्यादा इसके अंदर यूनिट हमको पढ़नी है, टॉपिक पढ़ने हैं। एक एक टॉपिक को आसानी से देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों लगभग हमें इसके अंदर 14 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो इन 14 टॉपिकों को एक एक बार आप देख लीजिए, जिससे कि आप सभी दोस्तों के कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। दरअसल मेरे पास में कमेंट आती रहती है और सिलेबस की कंफ्यूजन को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट मेरे पास आ रही है। कोई बोलता है कि सर मेरे पास मेरे सिलेबस में ये नहीं है, ये चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर नहीं है। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। कुछ कहीं कहीं पर टॉपिक का एक नाम एक संलग्न होता है, जिस प्रकार से कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास टॉपिक का नाम है। अब उसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, अब जरा यहाँ देख लीजिए। इस आंदोलन वाले चैप्टर के अंदर दोस्तों आपको पढ़ने को मिलेगा राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उनके उदय के कारण पढ़ने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा
राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर जो उदारवादी और उग्रवादी जो दो प्रकार के दल हुआ करते थे उनके बारे में आपको यहाँ जानने को मिलेगा। इसके अलावा उदारवाद और उग्रवाद में अंतर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, कांग्रेस विभाजन, बंगाल विभाजन, स्वराज दल, साइमन कमीशन, माउंटबेटन योजना, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अब कहीं कहीं पर किसी अन्य स्टेट के अंदर दोस्तों उसके सिलेबस में, किसी अन्य यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होता क्या है कि वहां पर टॉपिक के नाम पे ही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस प्रकार के टॉपिक पर ही पॉइंट रख दिए जाते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बिल्कुल जब पढ़ने शुरू कर रहे हैं दोस्तों ये वाली जो यूनिट है, तो इसके अंदर आपको पूरे राजनीति विज्ञान संबंधी जानकारी आपको मिलने वाली है। आप बस बने रहें, सेशन में देखते रहें दोस्तों। हर एक टॉपिक पर एक क्लास आपके लिए आएगी और पूर्ण विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं करने वाला हूँ किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कि मैं आपके लिए 10 या 15 मिनट का वीडियो बनाकर लाऊं जिसमें कि आप सीखे या ना सीखे, बस मेरा काम हो कि बस मैं आपको वीडियो बना के दे दूं, बस आप लोगों के व्यूज मुझे मिल जाए, बस दैट्स इनफ। तो दोस्तों ऐसा मेरे साथ में नहीं है। मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों आपके लिए। 3 से 4 घंटे मुझे पीपीटी बनवाने में लगते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्लास रिकॉर्ड करना होता है, फिर क्लास को डिजाइन करना होता है, फिर अपलोड करना होता है। बहुत समय जाता है दोस्तों मेरा एक जो है एक वीडियो अपलोड करने में ही। तो जब मैं इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना टाइम निकाल रहा हूँ, तो फिर क्यों ना उस टाइम को मैं पूरी ईमानदारी से निकालूं। और इसी कारण से मैं अपने इस कार्य का एक नैतिक दायित्व समझता हूँ अपना। इसीलिए दोस्तों मैं आपको हर एक टॉपिक पूरे डिटेल में आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। पीपीटी ये जो क्लास नोट्स देने का मेरा एक प्रयास इसीलिए आपके लिए रहता है ताकि आप अपनी शॉर्ट नोट्स पीपीटी के माध्यम से बना सके। और ये एक प्रकार से मेरी जो क्लास नोट्स है ये एक प्रकार से आपको ये दिखाने का प्रयास करती है कि आपको नोट्स के अंदर लिखना कितना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप नोट्स में पूरी किताब छाप दो। ठीक है, आपको बहुत शॉर्ट में नोट्स बनानी होती है ताकि एग्जाम के टाइम आप रिवीजन कर सके। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ में अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप दोस्तों जो है कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस टॉपिक से संबंधित लाया हूं, जो 2 स्लाइड में आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन है। अपने साइड में जाता हूं, जरा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्लाइड चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक होने जा रहा है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय का कारण, सबसे मेन पॉइंट यही है आपके लिए। अगर आपने इसको समझ लिया दोस्तों तो पूरे राष्ट्रीय आंदोलनों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ा सा सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बस आप ध्यान से इसको समझते चलिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों, इसको अब शुरुआत से हम शुरू करते हैं। क्या था कि जब ब्रिटेन का अधिकार था भारत पर, जब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था भारत पर दोस्तों, उस समय काफी समय पहले तक, अर्थात कह सकते हैं कि हम 1857 की क्रांति आप सभी को पता है। उस क्रांति से पहले, उस 1857 की क्रांति से पहले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजी सरकार को भारतीय जनता की शक्ति का पता बिल्कुल भी नहीं था। और भारतीय जनता पर मतलब उन्हें जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, उसको लगता था कि भारतीय लोग इतने पिछड़े हुए हैं, इतने अशिक्षित हैं, ये कभी भी संगठित नहीं हो सकते। इसी आधार पर वो अपना शासन बिल्कुल निश्चिंत तो होकर कर रहे थे। इसी बीच में दोस्तों हुआ क्या कि कुछ क्रम बाय क्रम कुछ घटनाएं घटना शुरू हुई। और उन घटनाओं के क्रम में ही दोस्तों कुछ ऐसी परिस्थितियों ने जन्म लिया, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण से भारतीय जनता जागृत होने लगी। वो जागृत होने के साथ दोस्तों, हाँ, हालांकि संपूर्ण भारत की जनता एक साथ प्लेटफॉर्म पर नहीं आई आंदोलन करने के लिए, लेकिन शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो कुछ क्षेत्रीय आधार पर हुई थी। क्षेत्रीय आधार अर्थात ये कि कहीं पर किसानों ने इकट्ठा होकर के कुछ आंदोलन करना शुरू किया, विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। कहीं पर मजदूरों का संगठन बनने लगा। कहीं पर दोस्तों जो है फैक्ट्री मजदूर जो होते हैं दोस्तों, उनके संगठन बनना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं पर जो सरकारी नौकरी में कार्यरत थे,
उनके द्वारा जो है संगठन बनना प्रारंभ हुआ, उनके द्वारा विरोध करना प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीय नागरिकों को उच्च पदों से दूर रखा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार के कई छोटे छोटे समूहों में आंदोलन होना प्रारंभ हो चुका था। कुछ जनजातीय आंदोलन हुए, कुछ किसानों के आंदोलन हुए। तो इन प्रकार के आंदोलनों को दोस्तों ये चलते काफी लंबे समय तक चलते रहे, लेकिन लगभग इनकी शुरुआत जो है 1700 ईस्वी के समथिंग से इनकी शुरुआत हो चुकी थी छोटे छोटे आंदोलनों की, अर्थात कि क्षेत्रीय आधार पर उत्पन्न हुए आंदोलनों की शुरुआत 1700 ईस्वी से ही लगभग शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों इसके बाद में होता क्या है कि धीरे धीरे भारतीय समाज में दोस्तों कुछ समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं, कुछ धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। इसी के अलावा दोस्तों कुछ दार्शनिक भारत में आते हैं, या कहें कि कुछ भारतीय विद्वान जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा अर्थात पश्चिम की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जो बाहर पढ़ लिख कर आए थे, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इस प्रकार के कई सारे विद्वान थे। ये जब बाहर से आए दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, तो उन्होंने भारत की जनता को जागृत करना प्रारंभ कर दिया। तो इसी क्रम में धीरे धीरे दोस्तों ये क्रम चलता रहा और भारतीय जनता जागृत होने लगी, और इसी क्रम में इसी प्रकार से अंग्रेजों के अत्याचार भी दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ते रहे। तो इसी प्रकार से अंग्रेजों के अत्याचारों से ही परेशान होकर भारतीय जनता ने दोस्तों फिर एक तरह से जो है अपना संगठित रूप को दिखाना प्रारंभ कर दिया, शुरुआत कर दी उसकी। और उसका पहला परिणाम था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी क्रांति थी दोस्तों जिसने पूरी अंग्रेजी सरकार की नींव को हिला के रख दिया था। लगभग भारत के कई हिस्सों से दोस्तों इस क्रांति में लगभग सभी क्षेत्रों से इसके अंदर जो है इसका समर्थन किया गया था, इसमें सहयोग प्रदान किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ छोटे छोटे आंदोलनों ने ही फिर आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन किसको कहते हैं ये आप भली भांति रूप से समझ चुके हैं। राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात ये कि पूरे भारत के प्रत्येक वर्ग का उसमें समर्थन होना चाहिए। अगर पूरे भारत की जनसंख्या का प्रत्येक वर्ग का अगर उसमें जो है आपके आंदोलन में समर्थन है, तो उस आंदोलन को हम राष्ट्रीय आंदोलन की श्रेणी में रख सकते हैं, उसे राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। तो इसी प्रकार के दोस्तों कुछ राष्ट्रीय आंदोलन होना प्रारंभ हुआ, और इस प्रकार के आंदोलनों ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग पूरी तरह से खोल के रख दिया, और अंग्रेजों को भी ये बता दिया कि अब भारत या भारतीय लोग ज्यादा समय तक अंग्रेजों के गुलाम नहीं रह सकते, अब ज्यादा समय तक अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहने वाले। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लगभग 12 पॉइंट है हमारे पास में। इन 12 पॉइंटों के माध्यम से हम समझेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनका उदय क्यों हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण से छोटे छोटे आंदोलनों ने एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो वो ऐसे कुछ पॉइंट मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं दोस्तों। ये जो है आपके 12 पॉइंट है दोस्तों, आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके दोस्तों इन सभी पॉइंटों को हम समझने का प्रयास करते हैं। इन सभी पॉइंटों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति की कहानी दोस्तों ये है कि 1857 का विद्रोह वैसे कहने में तो सैनिक विद्रोह था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में ये दोस्तों परिवर्तित हो गया। 1857 की जो दोस्तों जिसे हम क्रांति कहते हैं, उस क्रांति की शुरुआत 1857 में एक सैनिक टुकड़ी के माध्यम से हुई थी, जहां पर ये अफवाह फैला दी गई थी या हकीकत बताया गया था, इसका आज तक खुलासा नहीं हुआ, कि जब ब्रिटेन से कुछ नए कारतूस आए थे ब्रिटिश सेना के लिए, उस सेना में जो भारतीय सैनिक थे उन्हें वो कारतूस प्रोवाइड किए गए थे, वो कारतूस दिए गए थे जिसमें सुअर और गाय की चर्बी के वो बने हुए थे। उन कारतूसों को जो है बंदूक में डालने से पहले या तोप में डालने से पहले मुंह से उसको छिलना होता था, या कहें कि उसको मुंह से खींचना होता था, और उसमें दोस्तों सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इस कारण से वो सैनिक टुकड़ी भड़क उठी और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में विद्रोह करना
प्रारंभ कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो इस सैनिक विद्रोह से शुरुआत होती है 1857 क्रांति की, और ये धीरे धीरे दोस्तों इसने पूरे भारत में फैल जाती है ये, और एक राष्ट्रीय विद्रोह का रूप धारण कर लेती है, जिसने काफी हद तक भारतीय स्वतंत्रता में जो है अपनी भूमिका अदा की। ठीक है, हालांकि कुछ कारणों से ये असफल हो जाती है, लेकिन फिर भी दोस्तों जनता का इस प्रकार का आक्रामक रूप देखकर सरकार समझ जाती है कि अब जनता संगठित हो चुकी है, इस जनता का कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो अब हम यहाँ पर जो है शासन नहीं कर सकेंगे। और ब्रिटिश सरकार के जितने भी आक्रामक रूप थे दोस्तों, जितने भी क्रूरतापूर्ण रूप था, जितने भी क्रूरतापूर्ण कार्य था ब्रिटिश सरकार का, वो सारे के सारे ब्रिटिश सरकार ने जो कार्य किए दोस्तों, वो सब के सब 1857 की क्रांति के बाद ही किए हैं। जितने भी घृणीय कार्य भारत में उन्होंने किए हैं, लगभग आधे से ज्यादा दोस्तों कह सकते हैं कि 90% जो सबसे दयनीय कार्य थे वो 1857 की क्रांति के बाद ही किए हैं। ठीक है, चलिए सेकंड इसका पॉइंट है राजनीतिक एकता की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय होने का एक प्रमुख कारण यह भी होता है कि इस समय तक, अर्थात कि अब जबकि छोटे छोटे विद्रोह प्रारंभ हो चुके थे, 1857 की क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी, लगभग पूरी जनता, पूरे भारत की जनता को, ये जो शिक्षित था उसे भी, और जो शिक्षित नहीं था, अशिक्षित था, उनको भी पता चल चुका था कि ये अंग्रेज सरकार भारत के लिए उचित नहीं है, अंग्रेज सरकार को हटाना ही होगा, और राष्ट्र प्रेम की भावना लगभग सभी जनता में जागृत होने लगी थी। तो इसी के साथ दोस्तों कुछ राजनीतिक पार्टियां बनना भी प्रारंभ हो चुकी थी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का जो है विकास, यहाँ पे विकास का एक क्रम वहां पर प्रारंभ हो चुका था, और कांग्रेस ने भी दोस्तों पूरी जनता को अपने साथ जोड़ना प्रारंभ कर चुकी थी। इसी प्रकार से राजनीतिक चेतना की शुरुआत भारतीय जनता में हो चुकी थी, और वही चेतना एक इस प्रकार का परिणाम लेकर आई दोस्तों, जिसने पूरी जनता को जोड़ा, एक समग्र करके, और अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह करने हेतु प्रेरित करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि हर स्लाइड पे तो मैं साइड में होना, क्योंकि मैं बोलते बोलते समझाते हुए भूल जाता हूँ, साइड में नहीं हो पाता हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप टेलीग्राम से लेकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश शासन से पहले भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले, ब्रिटिश शासन से पहले, अर्थात 16वीं शताब्दी से पहले, या कहें कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन व्यवस्था तक भारत समग्र रूप से एक इकाई में जुड़ा हुआ नहीं था। पूरा भारत कई विभिन्न इकाइयों में बटा हुआ था, राज्यों में बटा हुआ था। तो इसीलिए कहा गया है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, लेकिन ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, पूरे भारत को एक बॉर्डर के अंदर लाकर खड़ा कर दिया था। इस प्रकार संपूर्ण भारत में एक जैसी शासन व्यवस्था में बंद हो चुका था, और राजनीतिक दृष्टि से भारत एक रूप हो चुका था। तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में राजनीतिक एकरूपता उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित करना उनका प्रमुख लक्ष्य था। लेकिन उनका यह उद्देश्य, उन्होंने भारत को एक तो किया, एक सूत्र में तो बांधा, परंतु उनका जो उद्देश्य था दोस्तों, वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर भारत का विकास करना नहीं था, बल्कि उन्हें उनके प्रॉफिट से उन्हें मतलब था। लेकिन उनका जो ये उद्देश्य था यही उल्टा हो गया। धीरे धीरे जनता इनकी मंशाओं को समझने लगी, और जनता ने इसके विरुद्ध में विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में अतः कहें कि 19वीं शताब्दी में भारत में काफी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होना प्रारंभ हो चुके थे। तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीय विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए। इस प्रकार के सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, क्योंकि ये दोस्तों ऐसे आंदोलन थे जो जनता को अपने धर्म से संबंधित थे, अपनी जनता को, अपने समाज को
इस प्रकार के वो सुधार लाना चाहते थे और जागृत करना चाहते थे, जिससे वो अपने हित और अहित को समझ सके। देश प्रेम की भावना जागृत करना इनका भी प्रमुख एक लक्ष्य बन चुका था इसके तहत ही दोस्तों। और इस प्रकार के जो सुधारक थे, इनमें प्रमुख नाम आता है राजा राम मोहन राय का, देवेंद्र नाथ सेन, केसी सेन, पीसी सावरकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। इस प्रकार के दोस्तों महान लोग उस समय जन्म अवतरित हुए और इन्होंने दोस्तों समाज से सुधार संबंधित आंदोलन और धार्मिक संबंधित आंदोलनों का प्रारंभ करके उस समाज में एक सुधार करने का प्रयास किया, जिससे जनता जागृत होना प्रारंभ हो गई। ठीक है, और इन जागृत जनता ने ही जो है राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा। दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा क्या होती है ये आप भलीभांति रूप से समझते होंगे। पाश्चात्य अर्थात पश्चिम, पश्चिम अर्थात ब्रिटेन। ठीक है, क्योंकि हम जो है पृथ्वी के ग्लोब के अनुसार देखें तो भारत हमारा उत्तर पूर्व में पाया जाता है, भारत हमारा उत्तर पूर्व में है। ठीक है, और जो यूरोप है पूरा, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन यूरोप में है, तो ब्रिटेन दोस्तों पश्चिम में, इसलिए हम उसको पश्चिम ही बोलते हैं। तो पूरे यूरोप को हम पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो पश्चिम अर्थात पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिम की शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा। तो कुछ भारतीय ऐसे थे जिन्होंने यूरोप में जाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों यूरोप से शिक्षा प्राप्त करके जब वो शिक्षित लोग भारत में आए तो उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करना प्रारंभ करा, भारतीयों को जागृत करना प्रारंभ किया। भारत में जो कांग्रेस पार्टी दोस्तों जिसकी स्थापना हो चुकी थी, उसमें प्राण फूंकने के कार्य प्रारंभ किए। पूरे देश की आम जनता को जोड़ना उस पार्टी से ये कार्य करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य दोस्तों इन लोगों ने किया। और इस प्रकार से पूरे समाज में, पूरे भारत में जो है एक राजनीतिक चेतना से लेकर के एक सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, हर प्रकार के कार्यों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई, जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलनों के रूप में परिवर्तित हुई। ठीक है, कोई डाउट है दोस्तों? इनसे संबंधित नीचे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, जरा इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट है भारतीयों का विदेश जाना। भारतीयों का विदेश जाना 19वीं सदी में से कई भारतीय शिक्षा प्राप्त करने और अन्य कार्यों से विदेश जाने लगे, जहां उन्होंने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, संगठनों को कार्यरत देखा और स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का पाठ पढ़ा। वे इन विचारों से प्रभावित हुए और भारत में भी इन विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करने लगे। दोस्तों जब भारतीय लोग बाहर जाना उनका प्रारंभ हुआ, जब यूरोप गए, कुछ अमेरिका गए, तो दोस्तों इस प्रकार से जब ये बाहर जाने लगे तो उन्होंने बाहर जाकर के देखा कि यार भारत में जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिस प्रकार से भारत को उपनिवेश बनाया गया है, अंग्रेजी सरकार की बेड़ियों में बंधा हुआ है भारत, जहां जनता बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। इसके विपरीत पूरा यूरोप स्वतंत्र है। जब ये लोग वहां गए दोस्तों तो उन्होंने लोकतंत्र को देखा, गणतंत्र देखा, जनता की स्वतंत्रता देखी और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये भावना जागृत होने लगी कि यार इस प्रकार की स्वतंत्रता अपने यहाँ क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पर भी अर्थात भारत में भी इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होना चाहिए। तो इसी भावना ने दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय का एक मार्ग प्रशस्त किया, एक मार्ग खोल दिया। ठीक है, अगला समाचार पत्र और साहित्य का विकास। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, अगर क्षेत्रीय आंदोलन होता है दोस्तों तो उसका प्रसार एक क्षेत्र तक सीमित होता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन पूरे राष्ट्र में होता है, पूरे देश में होता है। इसलिए इस प्रकार के आंदोलनों को प्रसारित करने के लिए, या कहें कि इस प्रकार के आंदोलनों की शुरुआत करने के लिए, या इस प्रकार के आंदोलनों को संचालित रखने के लिए जो यातायात के साधन और संचार साधन का डेवलप होना अति आवश्यक है। तो उस समय तक दोस्तों अर्थात कि 19वीं सदी तक हमारे भारत में संचार और यातायात के साधनों का विकास होना प्रारंभ हो चुका था, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका अदा की। हालांकि जो ये इस प्रकार के जो साधन थे, यातायात के साधन जो थे, संचार के साधन थे, ये अंग्रेजों ने अपनी सुविधाओं के लिए, भारत को पूरी तरह से लूटने के लिए इस प्रकार के संसाधनों का जो है विकास किया था, ना कि भारत की व्यवस्था को संचालित करने के लिए।
परंतु उनका पासा फिर बाद में उल्टा पड़ने लगा और भारतीय जनता ने भी इसको अपने अनुसार इसका प्रयोग किया और राष्ट्रीय आंदोलनों में प्राण फूंकने का कार्य प्रारंभ किया। सारी जनता एक दूसरे इस प्रकार से जुड़ने लगी दोस्तों। और समाचार पत्र और साहित्यों का जब विकास हुआ, यातायात के साधन और संचार के साधनों के अलावा जो समाचार पत्र और साहित्य का विकास ने भी दोस्तों इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों ने जनता को जागृत किया, एक दूसरे के विचारों को जनता के सामने रखना प्रारंभ हुआ। साहित्य का विकास हुआ, विभिन्न साहित्यकारों ने भी अपनी कहानियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से दोस्तों जनता को जागृत करना प्रारंभ किया। इस प्रकार के साहित्यकारों में भी दोस्तों इन्होंने भी कई प्रकार से जनता को जागृत करने का कार्य किया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार के उस समय के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे दोस्तों, समाचार पत्र थे, जैसे संवाद कौमुदी, मुंबई समाचार, बंगदूत, रास्ता गुस्तार, अमृत बाजार पत्रिका आदि। इसके बाद आर्थिक असंतोष। दोस्तों स्लाइड में जो लिखा हुआ है मैं उसके अनुसार आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं अपने अनुसार इस पॉइंट को देखकर समझा रहा हूं। ठीक है, स्लाइड में जो लिखा हुआ है उसको मैंने एकदम आसान भाषा में मैं यहाँ पर लेकर आया हूं, एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है स्लाइड में, क्योंकि ये मेरी खुद की भाषा है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको पर स्लाइड समझाते चल रहा हूं, जिसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। आप उतना ही देख लीजिए भैया जितना आपको डाउट है। ठीक है, पूरा देखने का मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 7 नंबर पॉइंट है हमारा आर्थिक असंतोष। तो आर्थिक असंतोष ने भी राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किस प्रकार से, क्या होता है राष्ट्रीय आंदोलन, सॉरी माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय असंतोष, आर्थिक असंतोष क्या होता है दोस्तों? आर्थिक असंतोष की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के आर्थिक असंतोष उस समय भारत में पाए गए थे। कैसे? आपको पता है कि जब ब्रिटिश सरकार से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, तो वो अपने अनुसार शासन करते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, उन राजाओं से उनका राज्य छीन लिया और उन्हें एक तरह से पेंशन के नाम पर थोड़ा बहुत पैसा देकर के उन्हें एकदम शासन व्यवस्था से अलग कर दिया। इसी प्रकार से इसके आगे की अगर कड़ी को हम देखें तो आगे की कड़ी में यूरोप में जब दोस्तों औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ तो वहां के बने उद्योगों के जो वस्तुएं थी उनको बेचने के लिए उन्हें बड़े बाजार की आवश्यकता थी। तो उस बाजार को उन्होंने भारत में इस्टेब्लिश किया, वहां की बनी वस्तुओं को भारत में बेचना प्रारंभ किया और भारत से का जो कच्चा माल था उसको एक जो है बहुत कम से कम दामों में, मरे हुए दामों में उन्हें यूरोप में भेजने लगे कच्चे माल को, और वहां से जो बनी हुई वस्तुएं आती थी उनको ऊंचे दामों पर भारत में बेचा जाता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि भारत के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, जो कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, वो समाप्त होने लगे। और इस प्रकार से दोस्तों जब ये समाप्त होने लगे तो उनके जो कारीगर थे, जो कलाकार थे, वो सब के सब बेरोजगार होने लगे और वो कृषि क्षेत्र की ओर उन्मुक्त हो गए, वो कृषि क्षेत्र की ओर मुड़ने लगे। तो इससे क्या हुआ, कृषि क्षेत्र पर दबाव भी बढ़ना प्रारंभ हो गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कृषि क्षेत्र की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कृषि क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया और टैक्स के नाम पर, कर के नाम पर दोस्तों इस तरह से वसूली की जाती थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति उस समय हो चुकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों भारतीय जनता में आर्थिक असंतोष की स्थिति भी व्याप्त थी। इस कारण से भी राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय होना निश्चित हो चुका था। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखना। तो उच्च पदों से दूर रखने का मतलब क्या हुआ कि जो भी सरकारी नौकरियां थी ब्रिटिश सरकार में, उस ब्रिटिश सरकार में दोस्तों सरकारी नौकरियों में हालांकि भारतीयों को जो है भर्ती तो किया जाता था, लेकिन उसमें जो उच्च पद थे, जो बड़े बड़े पद थे, उनसे हमेशा भारतीयों को दूर रखा जाता था, भारतीयों को वो पद नहीं दिए जाते थे। ठीक है, इस कारण से भारतीयों में एक उदासी थी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को लेकर के। ठीक है, और उन्होंने भी फिर राष्ट्रीय आंदोलनों में, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन, सभी में दोस्तों ऐसे वर्ग ने भी जो है पूरा कांग्रेस का साथ दिया। नेक्स्ट है भेदभाव की नीति। दोस्तों एकदम सिंपल पॉइंट है,
आपको ज्यादा कुछ भी समझाने की इसमें मुझे आवश्यकता लग नहीं रही है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एकदम सिंपल इसमें क्या समझाऊंगा यार, भेदभाव की नीति। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ भेदभाव किया, किसको नहीं पता, 8वीं क्लास के बच्चों को पता है कि हाँ ब्रिटिश सरकार आई थी भारत में, उन्होंने भारतीयों के साथ में भेदभाव करते थे, हर एक क्षेत्र में भेदभाव करते थे, हर प्रकार से भेदभाव कर, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या दोस्तों व्यापार हो, वाणिज्य हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ में जो है भेदभाव की नीति की अपनाई। अब देखिए जरा, इसका एक ऊंचा उदाहरण हम लेंगे 1857 के विद्रोह का, कि 1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेज भारतीयों के साथ में ज्यादा भेदभाव की नीति को नहीं अपनाते थे, परंतु 1857 की क्रांति के बाद से अंग्रेजों ने दोस्तों वोट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया था। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि 1857 में भारतीय जनता का एक रूप अंग्रेज सरकार देख चुकी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में लगभग सभी वर्ग मिलकर एक हो गए थे, जो अंग्रेज सरकार को बिल्कुल भी जो है दोस्तों बर्दाश्त करने लायक उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से उन्होंने भारत में 1857 की क्रांति के बाद से ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में दोस्तों घृणा और कटुता फैलाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना प्रारंभ कर दिया था। ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों की मनमानी और आतंकपूर्ण नीति भारतीयों को विशेष रूप से परेशान कर रही थी। 1872 में दोस्तों एक घटना हुई थी मालेरकोटला में एक घटना हुई दोस्तों 1872 में, जिसमें उन 50 सिखों को बिना अभियोग चलाए तोप से उड़ा दिया गया था, एक साथ सामूहिक रूप से, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है अंग्रेजों के द्वारा इसी बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा था भारतीयों के साथ में। और साथ ही साथ में दोस्तों जब ऐसी घटनाएं घटती थी तो इन घटनाओं में अगर कोई अंग्रेज जो है दोस्तों अपराधी होता था तो उसको जो है अदालत के द्वारा छोड़ दिया जाता था या फिर एक मामूली सी सजा दी जाती थी। लेकिन अगर भारतीय फंस जाए तो फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था उन लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है भेदभाव की नीति का यहाँ पर अनुसरण किया जा रहा था। नेक्स्ट है यातायात और संचार के साधनों का विकास। में 2-3 स्लाइड पहले समझा चुका हूं इस पॉइंट को दोस्तों। 1860 से 70 में सड़कों, रेल, डाकतार, यातायात, संचार के साधन सबका विकास हो चुका था, जिन्होंने राष्ट्रीय भावना की वृद्धि में भरपूर सहयोग किया। और इस सहयोग के कारण ही दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय होना प्रारंभ हुआ और बहुत ही जल्द इनका उदय हुआ, ठीक है। लास्ट है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति दोस्तों। तो कौन था ये लॉर्ड लिटन? दोस्तों लॉर्ड लिटन ये एक जो है यहाँ का वायसराय था भारत का। 1876 में इसने एक नीति लाया था। इसने क्या किया कि जो सिविल सेवा होती थी दोस्तों, जो है पीएससी होती थी, पीसीएस एग्जाम होती है दोस्तों, जैसे आज होती है ना स्टेट की पीसीएस एग्जाम होती है, पीएससी एग्जाम होती है डिप्टी कलेक्टर के लिए। तो इस पीसीएस के एग्जाम में दोस्तों लॉर्ड लिटन ने जो है एक काफी भेदभाव की नीति अपनाई भारतीयों के साथ में। और वो भेदभाव किस प्रकार से उसने किया कि दोस्तों जो भारतीय थे उनके लिए जो एज लिमिट पहले निर्धारित की गई थी वो थी 21 वर्ष, जिसे घटा करके उसने 19 वर्ष कर दी दोस्तों, जो कि 19 वर्ष लास्ट एज थी पीसीएस निकालने की, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने लॉर्ड लिटन ने दोस्तों 1877 में 1877 में दोस्तों जब भारत में अकाल पड़ा हुआ था, अकाल की स्थिति जहां पर खाने के लाले पड़े हुए थे, उस समय इस लिटन ने दोस्तों ब्रिटेन की महारानी को आमंत्रित किया भारत आने के लिए और दिल्ली दरबार योजना मतलब दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें दोस्तों करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। जिस समय भारत में जनता अकाल का प्रभाव झेल रही थी, उस समय दिल्ली में बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे थे जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों एक और घटना इस समय ही घटी थी जब अकाल की स्थिति भारत पर थी। उस समय अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था अंग्रेजों ने, जिसमें भारत का कोई हित नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों का हित था दोस्तों। उसको लेकर के जब इन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, उस समय भी भारत की ओर से दोस्तों 2 करोड़ पाउंड का खर्च किया गया था, जिसका हर्जाना भारतीय जनता को भुगतना पड़ा था। और इसके अलावा 1878 में दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था इस लिटन के द्वारा ही, जिसके तहत ही दोस्तों भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिए गए, जिसके कारण से लगभग सभी भारतीय समाचार पत्र दोस्तों लगभग खत्म होने लग गए थे, प्रेसें बंद होने लग गई थी,
ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और उदय के कारण हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 12 पॉइंटों पर हमने डिस्कस किया है, जो सभी के सभी पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मुझे ज्यादा ऐसा लगता नहीं कि बहुत आसान पॉइंट थे, इसलिए मैंने दोस्तों बहुत शॉर्ट रूप से, बहुत ही इजी रूप से समझाने का प्रयास किया है। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट जैसा नहीं था। अगर डिफिकल्ट होता दोस्तों तो मैं उस पर और विस्तार से समझाता, विस्तार से आपकी क्लास लेता। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इस सेशन में वैसे तो कोई डाउट बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, व्हाट्सएप सुविधा आपके पास उपलब्ध है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए सेशन में। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्लास भी आपको कल मिल जाएगी इसको लेकर के, और बहुत जल्द हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।